आज हम यहाँ पर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ेंगे और इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में वर्ण विक्षेपण और प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। वर्ण विक्षेपण में हमने पढ़ा था कि श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये 7 रंग की किरणें कौन थी श्वेत प्रकाश में? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल प्रकाश किरणें। इनमें सबसे जो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण थी इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और जो श्वेत प्रकाश किरणें थी या दृश्य प्रकाश समूह था इसकी तरंगदैर्घ्य परिसर थी 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये पढ़ा था आपको। इसके बाद इसमें प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रिज्म में क्या होते हैं। प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार फलक और 3 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, 3 अपवर्तक फलक होते हैं। तो किसी कोण पर झुके 2 समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे समांग और पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म में क्या होगा? 2 समतल अपवर्तक फलक किसी कोण पर आपस में ये झुके होंगे और ये समांग पारदर्शी माध्यम होगा इनके बीच। ठीक है, जैसे यहाँ पर था एक आयताकार पृष्ठ था, एक आयताकार पृष्ठ था, ये बीच में इनके कोण बन रहा था। ये पढ़ाया था आपको। ये प्रिज्म है इसमें। और प्रिज्म के द्वारा क्या होता है? विचलन और वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है, प्रिज्म अपने ऊपर आपतित किरण के पथ को विचलित कर देता है, तो यानी विचलन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। प्रिज्म से जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश जब आपतित किया आता है, सूर्य प्रकाश आपतित किया आता है, तो प्रिज्म से निर्गत जो प्रकाश होता है वो 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ेंगे। तो माना यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर एक प्रिज्म है, इसका आधारित त्रिभुजाकार प्रिज्म लिया गया है। इस प्रकार से रखा गया होगा इसको, ये तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म, ये त्रिभुज बना है यहाँ पे। तो ये एक प्रिज्म है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ PQR प्रिज्म। इस पर एक प्रकाश किरण EF आपतित हुई। तो जब ये प्रकाश किरण यहाँ एक पारदर्शी माध्यम से जैसे Y से इस कांच वाले प्रिज्म में प्रवेश कर रही है, माना कांच का बना ये, तो ये अपने पथ से कुछ विचलित हो गई। ठीक है, तो EF आपतित प्रकाश किरण है और FG क्या है? ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये तीर से दिखा रखा है। और अगले वाले फलक पे इस प्रकाश किरण का पुनः अपवर्तन हुआ, क्योंकि ये प्रकाश किरण अब कांच से फिर बाहर वायुमारी है। तो ये फिर अब जब अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है वो GH है, तो यानी ये वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात GH मार्ग पर चली गई। तो यानी इस प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण कौन है? EF। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित प्रकाश किरण कौन है? FG। और प्रिज्म से बाहर निर्गत प्रकाश किरण कौन है? GH। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर N1 ये क्या है? यहाँ पे ये यहाँ पर अभिलंब है इस PQ पृष्ठ पर, और ये PR पृष्ठ पर जो अभिलंब है वो है N2। ठीक है, फिर यहाँ पर EF का जो आपतित किरण के पथ को अगर हम आगे बढ़ाएं यहाँ D तक, और निर्गत किरण जो GH है इसके पथ को हम पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये दोनों निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशाएं जो हैं एक दूसरे से कहाँ पर मिल रही हैं? O पर। तो O पर एक कोण बन रहा है, कोण DOH। ये कोण DOH क्या है? ये यहाँ पर विचलन कोण कहलाता है। इसे हम डेल्टा से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस फलक PQ पे आपतन कोण कौन होगा? ये अभिलंब, ये अभिलंब, ये NN अभिलंब NN1, और ये आपतित प्रकाश किरण के बीच का कोण ये आपतन कोण हो गया। तो अगर ये आपतन कोण है तो ये भी क्या होगा? आपतन कोण होगा। ठीक, पूरा वाला है। ठीक है, एक क्रॉस, ये शीर्ष सभी में कोण बन रहे हैं। अब ये आपतन कोण I1 है इस फलक पे, और ये अंदर देखिए ये FG ये अपवर्तित किरण, तो ये अपवर्तित किरण और इस वाले अवलंब के बीच का कोण ये R1 है, यहाँ पे अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इस वाले फलक पर आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1 है। ऐसे इस फलक PR पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपतन कोण कौन माना जाएगा? ये R2। तो अपवर्तन कोण कौन माना जाएगा? I2। ठीक है, अगर यहाँ से हम यहाँ की बात करें, कांच से Y के लिए ये यहाँ पर अभिलंब हो गया, तो ये R2 क्या होगी? R2 है, या R2 क्या हो जाएगा? आपतन कोण, और यहाँ अभिलंब और ये निर्गत किरण के बीच का कोण ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, जब प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है। परंतु इसी के उलट अगर हम देखें, यदि हम क्या करें, प्रकाश कण को इस रास्ते न भेजें, EF के मार्ग से न भेजकर हम HG वाले मार्ग से भेजें, तो अगर हम प्रकाश कण का मार्ग उलट दें, प्रकाश को यहाँ से डालें श्वेत प्रकाश को,
तो तब भी प्रकाश का पथ क्या होगा, HGFE ही होगा। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण डालने पे प्रकाश का पथ क्या हुआ था, EFGH, यानी प्रकाश चाहे E वाले रास्ते से आपतित किया जाए चाहे H वाले रास्ते से आपतित किया जाए, दोनों दिशाओं में उसका पथ क्या होता है, एक समान रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर देखें तो इस वाले फलक पे Y से कांच में जाने पे आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1, और अगर हम इधर से डालें तो इधर से अंदर आने पर आपतन कोण I2 और अपवर्तन कोण R2। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले फलक यहाँ पर देखिए, ये अगर I1 है ये R1 है तो ये वाला कोण क्या बचा, ये वाला कोण ये बचा I1 माइनस R1, यानी एंगल DFG ये हो गया आपका I1 माइनस R1। ऐसे ही ये कोण I2 है, ये कोण R2 है, तो ये वाला कोण क्या बचा, ये सिर्फ ये वाला कोण, तो ये वाला कोण बचा I2 माइनस R2। ठीक है, ये वाला कोण कौन सा कोण, OGF, ये I2 माइनस R2 बचा। इस वाले कोण को हमने इन दोनों अभिलंबों के बीच का कोण ये हमने मान लिया थीटा, प्रिज्म का कोण हमने A मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, F, ये वाला देखिए FOG, पहले इसको देखिए FOG, इस त्रिभुज FOG में ये हो गया बहिष्कोण, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण कितना, डेल्टा। ये वाला कोण हमने कितना बताया, I1 माइनस R1, ये वाला कोण कितना बताया, I2 माइनस R2। अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर आए तो ये I2 आपतन कोण, ये R2 अपवर्तन कोण, यहाँ से यहाँ आने पे हैं। अब जो है ये बहिष्कोण इस त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यही हमने लिखा है, डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, अब इनको I वाला को एक साथ लिखने पे तो डेल्टा बराबर आ गया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये अलग अलग ब्रैकेट में रख दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला कोण, इन दोनों अभिलंबों के बीच का कोण है थीटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये त्रिभुज बन रहा है FNG, इस त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस थीटा बराबर क्या आ गया, 180। वही हमने लिखा है त्रिभुज FNG में R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर 180, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया, और वो पहले वाले को समीकरण नंबर 1 था वो। ठीक है, ये वाला समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें यहाँ पर अब आइए इस त्रिभुज पर, ये चतुर्भुज पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला चतुर्भुज, ये चतुर्भुज PFNG, इस चतुर्भुज में ये वाला क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब तो इस फलक पे क्या होगा, लंबवत होगा, ये 90 अंश कोण होगा। ऐसे जो अभिलंब है ये भी इस फलक पे क्या होगा, 90 अंश कोण पे होगा। तो कोण PFN ये क्या है, 90 अंश का कोण है। ऐसे कोण PGN ये भी क्या होगा, 90 अंश का कोण होगा। तो इस चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योग क्या होगा, इसके 360 अंश होगा। तो दो कोण इसके 90 अंश आ गए आमने सामने वाले, तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी चतुर्भुज के इन चारों कोणों का योग हम 360 दर्शा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण A धन कोण 90 अंश धन कोण थीटा धन कोण ये पूरा 90, ये बराबर 360 अंश, हम इसी को ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर चतुर्भुज PFNG में, चतुर्भुज PFNG में कोण A प्लस कोण 90 प्लस कोण ये थीटा माना है प्लस कोण 90। तो हमने यही किया है कि चतुर्भुज PFNG में A प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 अंश बराबर 360 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया सॉल्व करके A प्लस थीटा बराबर 180, 90 90 180, उधर जाके माइनस 180 हो जाएगा, वो 180 बचेगा उधर। तो A प्लस थीटा बराबर क्या आ गया, इसको सॉल्व करके 180 अंश, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब हम परिणाम नंबर 2 और 3 को देखते हैं। तो परिणाम नंबर 2 और 3 से, यहाँ पर ये परिणाम नंबर 2 और 3, तो परिणाम नंबर 2 और 3 से इसका भी दाएं पक्ष 180 अंश है, इसका दाएं पक्ष 180 अंश है, तो इसलिए इन दोनों के बाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, परिणाम 2 और 3 से क्या निष्कर्ष निकला कि R1 प्लस R2 प्लस थीटा, ये वाला ये R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर क्या आएगा, A प्लस थीटा। तो वही हम कर रहे हैं, ये बराबर ये कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर A प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, तो क्या आ गया, R1 प्लस R2 बराबर A। इसके बाद देखिए जो समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 1 में ये वाला हमारा
ये समीकरण नंबर 1 हमने निकाला था अभी, डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इससे हमने आगे सॉल्व किया था। तो डेल्टा बराबर आया था I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये समीकरण नंबर 1 था। तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 से मानेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 4 से अभी हमने निकाला R1 प्लस R2, थीटा कैंसिल हुआ था, क्या आया R1 प्लस R2 बराबर A, तो यानी R1 प्लस R2 की जब हम A रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो तब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस ये हो जाएगा A। ठीक है, R1 प्लस R2 ये A आ गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, I1 प्लस I2 बराबर आ गया डेल्टा, और ये माइनस से यहाँ जाके प्लस ए हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 बराबर आ गया A प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है यहाँ पे, विचलन कोण, ए क्या है यहाँ पे, प्रिज्म का कोण। ठीक है, जो दो अपवर्तक फलकों के बीच का कोण होता है ये। I1 I2 क्या है, I1 जो है इस वाले फलक पे आपतन कोण है, जब प्रकाश कण यहाँ बाहरी माध्यम से इस कांच में इसमें प्रिज्म आ रही है, और I2 क्या है, इस PR वाले फलक पे आपतन कोण है, जब प्रकाश कण इस दूसरे तरफ वाले माध्यम से इस प्रिज्म वाले माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो I1 I2 यहाँ पे आपतन कोण है। अब हम यहाँ पर स्नेल का सूत्र लगाते हैं दोनों फलकों के लिए, एक बार इस फलक के लिए, एक बार इस फलक के लिए। तो इस फलक के लिए स्नेल का सूत्र क्या आएगा, यहाँ पर स्नेल का फॉर्मूला क्या है, n बराबर साइन I अपॉन साइन R, वही है इसका। तो n मतलब प्रिज्म का इस बाहरी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माना ये प्रिज्म के पदार्थ का इस बाहरी माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उसको हम दर्शा रहे हैं n से। n का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम 1 और 2 दर्शाते हैं तो 1 और 2 को हमने यहाँ n लिखा होगा। ठीक है, तो n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो हमने प्रिज्म के इन दोनों फलकों पर स्नेल का सूत्र लगाया, तो ये क्या आ गया, पहले वाले पृष्ठ पे क्या है, n बराबर साइन I1 अपॉन साइन R1, इस वाले फलक पे n बराबर साइन I1 अपॉन साइन R1, और इस वाले फलक पे भी क्या होगा, यहाँ भी इस प्रिज्म का इस बाहरी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक वही रहेगा n, क्योंकि इधर का ये दोनों तरफ का माध्यम क्या है, सेम है। अगर ये y हो तो यहाँ भी y होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रकाश कण यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाने पे भी क्या आएगा, n बराबर साइन I2 अपॉन साइन R2। तो इन दोनों फलकों पर स्नेल का सूत्र लगाने पे हमारे पास आ गया n बराबर साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर साइन I2 अपॉन साइन R2। इसको हम समीकरण नंबर 7 लिख रहे हैं, ये समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 7 हो गया ये वाला। अब यदि हम क्या करें, आपतन कोण और जो यहाँ पर विचरण कोण था उनके बीच का संबंध अभी हमने पढ़ा था, ये वाला आपतन कोण और विचरण कोण के बीच का संबंध ये पढ़ा था हमने, I1 प्लस I2 बराबर A प्लस डेल्टा, ये समीकरण नंबर 6। तो इससे पता चल रहा है कि अगर हम आपतन कोण को चेंज करेंगे तो विचरण कोण भी चेंज होगा। ये तो अपने में नियतांक है। ठीक है, तो आपतन कोण के अगर हम अलग अलग मान लें प्रिज्म में, तो हम ये देखते हैं कि विचरण कोण के मान भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो अगर हम आपतन कोण और उनके संगत विचरण कोणों के विभिन्न मानों को प्राप्त करें और एक ग्राफ खींचें, तो हमारे पास ये इस प्रकार का ग्राफ आता है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि आपतन कोण के एक अल्प मान से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपतन कोण का छोटा मान है तो यहाँ पे विचरण कोण बड़ा है, आपतन कोण को बढ़ाने पर विचरण कोण लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचरण कोण घटकर न्यूनतम हो गया, फिर आपतन कोण को और बढ़ाने पर विचरण कोण बढ़ने लगा। तो आपतन कोण को प्रारंभ में आपतन कोण को बढ़ाने पर विचरण कोण घटता है, एक निश्चित आपतन कोण पर विचरण कोण घट के न्यूनतम हो जाता है, उसके बाद आपतन कोण को बढ़ाने पर विचरण कोण बढ़ता है। यानी विचरण कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। फिर यहाँ पर क्या है, किसी प्रिज्म में दो दो आपतन कोण ऐसे होंगे, आपतन कोणों का जोड़ा ऐसा होगा जिन पर क्या होगा, एक जैसा विचरण कोण आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर है, जैसे ये दो आपतन कोण I1 I2 हैं, इनके लिए देखिए विचरण कोण डेल्टा है माना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दो आपतन कोण और होंगे, जैसे अगर माना मैं ये ले लूँ, ये वाला और सपोज ये वाला, तो ये माना सपोज I3 और ये I4 है, तो इन पर भी विचरण कोण क्या रहा होगा, इन पर भी विचरण कोण सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी प्रिज्म में दो दो आपतन कोण यानी आपतन कोणों का जोड़ा ऐसा होता है जिनके लिए एक जैसा विचरण कोण आता है। परंतु जब विचरण कोण अपने न्यूनतम मान पर होता है तो वहाँ पर सिर्फ एक आपतन कोण के लिए विचरण कोण क्या होता है, न्यूनतम होता है, जबकि दो दो आपतन कोण के लिए विचरण कोण के मान सेम आ रहे थे। तो एक निश्चित आपतन कोण पर विचरण कोण क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो अल्पतम विचरण कोण की स्थिति में I1 I2 के मान क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, कि जब
अल्पतम विचरण कोण मिलता है प्रिज्म में, तो उस समय विचरण आपतन कोण I1 I2 के मान बराबर होते हैं। ठीक, तो माना जो ये प्रिज्म हम ले रहे हैं, इस प्रिज्म के लिए, जो ये प्रिज्म हमारे पास, इस प्रिज्म के लिए अल्पतम विचरण कोण है डेल्टा एम। तो उस समय हम I1 I2 को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो I1 I2 को बराबर कर देंगे, तो माना हम कोई वैल्यू दे रहे हैं कि I1 I2 बराबर I रख रहे हैं, तो तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए कि एक विचरण कोण डेल्टा के लिए आपतन कोण I1 I2 है, तो एक निश्चित आपतन कोण I के लिए विचरण कोण डेल्टा M न्यूनतम हुआ था। जैसे यहाँ पर ये एक निश्चित कोण, इसके लिए एक निश्चित आपतन कोण के लिए विचरण कोण क्या हो गया, घट के न्यूनतम हो गया डेल्टा एम। ठीक है, तो यानी इस आपतन कोण पे ये I1 I2 जो अलग अलग कोण थे सब क्या हो गए होंगे, बराबर हो गए होंगे। तो अल्पतम विचरण कोण की स्थिति में I1 बराबर I2 लिया जाएगा। ठीक है, तो अल्पतम विचरण कोण डेल्टा एम पर आपतन कोण I1 I2 को हम क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे, इनको अलग अलग नहीं मानेंगे। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है कि जब अल्पतम विचरण कोण बन रहा होगा उस समय चाहे प्रकाश यहाँ से गुजारो चाहे यहाँ से गुजारो, दोनों दशाओं में ये वाले आपतन कोण क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कब, जब ये डेल्टा एम क्या होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम के बराबर होगा। उस समय I1 और I2 दोनों के मान बराबर होंगे, चाहे प्रकाश आप यहाँ से डालिए चाहे प्रकाश यहाँ से डालिए। ठीक है ना। तो अल्पतम विचरण कोण की स्थिति में इसमें I1 बराबर I2 हो जाएगा। I1 और I2 जो बराबर होंगे इनके मान हम क्या रख रहे हैं, I रख रहे हैं। तो ये मान जो है हम समीकरण नंबर 7 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 7 क्या हो जाएगी, वो समीकरण नंबर 7 में रखने पे वहाँ पर क्या आएगा, समीकरण नंबर 7 क्या था आपका, ये वाला स्नेल का सूत्र कि साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर क्या था, साइन I2 अपॉन साइन R2। तो यदि I1 I2 बराबर हो जाएंगे तो निश्चित ही R1 R2 बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला। तो इससे क्या हो जाएगा कि अल्पतम विचरण कोण की स्थिति में I1 I2 के मान अगर हम I रख दें तो उस कंडीशन में R1 R2 के मान भी बराबर होंगे, और R1 R2 के बराबर मान भी हम क्या मान रहे हैं, R। पर ये केवल तब होगा जब अल्पतम विचरण कोण को हम डेल्टा को हम क्या मानेंगे, अल्पतम विचरण कोण डेल्टा को हम डेल्टा एम मानेंगे, तब जाके। ठीक है, तो एक विशेष स्थिति में होगा ऐसा। तो उस समय जो है, जो समीकरण नंबर 4 और वो 6 थे, उनमें क्या अंतर आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 4 आपने देखा होगा, वो था R1 प्लस R2 बराबर A आया था। तो वहाँ पर R1 की जगह R रख देंगे, R2 की जगह R रख देंगे, तो R प्लस R बराबर A आ जाएगा, और ये आ जाएगा R बराबर A/2। उसी प्रकार से जो समीकरण नंबर 6 थी वो थी I1 प्लस I2 बराबर A प्लस डेल्टा था। तो अल्पतम विचरण कोण की स्थिति में हम डेल्टा को क्या लिखेंगे, डेल्टा एम, I1 I2 को क्या लिख देंगे, I। तो तब समीकरण नंबर 6 क्या बन जाएगी कि I प्लस I बराबर A प्लस डेल्टा एम। तो यहाँ से तो I का मान क्या आएगा, A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, अब ये R का मान आ गया, ये I का मान आ गया। अब इन मानों को हम स्नेल के सूत्र जो समीकरण नंबर 7 था उसमें रखेंगे। समीकरण नंबर 7 था आपका n बराबर साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर साइन I2 अपॉन साइन R2। तो अब I1 I2 या R1 R2 लिखेंगे, अल्पतम विचरण कोण की स्थिति में ये लिखा जाएगा साइन I, ये लिखा जाएगा साइन R। ठीक है, और ये भी साइन I, ये भी साइन R, क्योंकि I1 I2 को I कह दिया, R1 R2 को R कह दिया है। तो अल्पतम विचरण कोण की स्थिति में ये जो समीकरण नंबर 7 थी वो लिखी जाएगी n बराबर साइन I बटे साइन R, और उस समय I और R के मान हम इनको रखेंगे। तो अल्पतम विचरण कोण की स्थिति में n यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर आ जाएगा साइन I का मान ये रखा, ये वाला, अब बटे साइन R का मान ये वाला रखा। तो ये आ जाएगा n बराबर साइन A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार ये एग्जाम में भी आता है डेरिवेशन के लिए। इसमें डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचरण कोण, ए क्या है इसमें प्रिज्म के पदार्थ प्रिज्म का कोण। ठीक है, यह अपवर्तक कोण, और एन क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब एक विशेष स्थिति, यदि हम प्रिज्म लें पतला, तो पतला प्रिज्म के लिए जो अपवर्तक कोण होता है वो होता है 5 या 5 अंश से कम वाला। तो पतले प्रिज्म में जो ये ए का मान होता है ये बहुत कम होता है, यानी ए का मान लेस देन 5 डिग्री होता है। तो तब इसमें जो अपवर्तनांक ये डेल्टा एम का मान आता है ये भी बहुत कम आता है। तो ऐसी स्थिति में साइन वाले जो कोण होंगे क्या हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा बराबर थीटा। कब आता है ये, जब थीटा बहुत छोटा कोण होता है, तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। ठीक है,
तो ऐसी स्थिति में जो ये ए अगर बहुत पतला प्रिज्म है तो उसके लिए ए और डेल टाइम बहुत छोटे होंगे, तब उस समय साइन ए प्लस डेल टाइम अपॉन 2 क्या लिखा जाएगा इस सूत्र से, ये केवल ए प्लस डेल टाइम बाई 2 लिखा जाएगा। और ऐसी स्थिति में साइन ए बाई 2 भी क्या लिखा जाएगा, ओनली ए बाई 2, क्योंकि ए और डेल टाइम बहुत छोटे कोण हैं पतले प्रिज्म में। तो अब ये समीकरण नंबर 9 हो गया, समीकरण नंबर 10 हो गया। तो पतले प्रिज्म के लिए इन दोनों के जब हम इन दोनों मानों को रखेंगे समीकरण नंबर 8 में, तो तब पतले प्रिज्म के लिए जो समीकरण नंबर 8 का रूप हो जाएगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, वो आ जाएगा n बराबर ए प्लस डेल टाइम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। ये साइन वाले पोर्शन हट गए, ठीक है। अब यहाँ पर n बराबर आ गया ए प्लस डेल टाइम अपॉन ए, 2 से 2 कैंसिल। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू ए, ठीक। तो यानी जो पतले प्रिज्म के लिए जो न्यूनतम विचलन कोण है वो प्रिज्म के कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक पर ही निर्भर करता है, ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। यानी पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण केवल प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण पर ही निर्भर करता है। कई बार एग्जाम में आया है और इसको तैयार करना है आपने एग्जाम के लिए। धन्यवाद। इसके बाद हम अगला पार्ट इसमें अगली वीडियो में पढ़ेंगे।